हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मनु। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, और ये स्टेजेस हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। कुछ कल मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी, स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन क्या है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हैं स्टेजेस। देखिए, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि पियाजे का मानना है कि स्टेजेस मतलब हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस मतलब कि एज के साथ बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। जो 4 स्टेजेस दी हैं वही आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। इन्हीं से सवाल आएगा आपका, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अब आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहला क्या है? पहला है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज। आपको पता है 2 से जन्म से लेके 2 वर्ष तक ये होता है, यानी कि जब आपका बर्थ हो गया है उससे 2 इयर्स तक ये रहेगा। ये टाइम पीरियड यानी कि ये स्टेज में जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे आते हैं, 0 to 2 इयर्स। उसके बाद जो थिंकिंग डेवलप होती है बच्चे की वो सेंसेस के थ्रू होती है, इसीलिए इस स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। देखो, सेंसरी मतलब सेंसेस, सेंसरी मतलब सेंसेस, यानी इसमें जो भी बच्चे का विकास होता है ना, जो भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सेंसेस के थ्रू होता है। मतलब वो सेंसेस के थ्रू ही आपको रेस्पॉन्स देगा। जैसे छोटा बच्चा है, आपने उसको टच किया तो फिर वो रेस्पॉन्स देता है। आपने आवाज़ लगाई तो वो देखेगा आपकी तरफ कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब आप सेंसेस होती हैं, और ये शुरुआती जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो वो सेंसेस के माध्यम से ही सीखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपका मोटर स्किल डेवलप होते हैं। मोटर स्किल डेवलप होते हैं बच्चे के। मोटर स्किल्स क्या हैं ये भी मैंने आपको समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हर वीडियो का। तो मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चे का, धीरे धीरे वो अपनी मसल्स का यूज़ करके कुछ एक्टिविटीज़ करता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जैसे यही पेन का पकड़ना या आपके हाथ का पकड़ना। फिर ये, और इन्हें रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे बच्चे का कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हैं, है ना, लेकिन 2 साल तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। 2 साल तक एंड तक आते आते वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि निर्धारित व्यवहार, मतलब जैसे अभी कभी आप बच्चे को कहीं बाहर लेकर जाते हो तो कई बार देखा होगा वो ऐसे इशारा कर देगा। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो ऐसे इशारा करता है, तो आप समझ जाते हो कि इसे शायद वो चीज़ चाहिए, है ना। आप समझ जाते हो कि उसे वो चीज़ चाहिए और ये मतलब उसको लेना चाहता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है, जब बच्चा इशारों से आपको कुछ बता रहा होता है, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, ठीक है। उसे ही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहा गया है। अब आता है इमिटेशन। भाई, इमिटेशन क्या है? मैंने बताया था, अनुकरण करना। कोई खिलौना है, आपने बच्चे को चला के दिया, वो चाबी से चलता है या एक स्विच है उसके अंदर, आपने उसे स्विच को दबाया और वो खिलौना चल गया। बच्चा आपको बहुत ध्यान से देख रहा है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, और वो आप उसको देकर चले गए। अब वो खिलौना चलते चलते थोड़े टाइम बाद बंद हो गया, तो बच्चा क्या करेगा? वो वही स्विच दबाने की कोशिश करेगा जो आपने दबाया, मतलब उस खिलौने का। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि वो मेमोरी में उसके फिक्स हो गया है, वो उसने अपने अंदर सेट कर लिया है, उसका माइंड सेट हो गया है कि अच्छा ऐसा करने पे ये खिलौना चल जाता है। तो वो इमिटेशन कर रहा है, मतलब इमिटेट कर रहा है, यानी कि आपको देख के वो सीख रहा है। तो इमिटेशन भी यहाँ से डेवलप हो जाता है, मेमोरी डेवलप हो जाती है बच्चे की। अब देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब होता है, जैसे आपने जैसे बच्चा 2 साल का हो गया, वो किसी खिलौने से खेल रहा है, आपने उसका खिलौना लिया और कहीं छुपा दिया, तो वो पूरे घर में ढूंढेगा। यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है, देखो, ये पूरे घर में ढूंढ रहा है। इस बच्चे का खिलौना इसके मम्मी पापा ने कहीं छुपा दिया है, ऐसे ही यहाँ पे एक और बच्चा है, ये भी, लेकिन वो कहीं से भी ढूंढ के उसको ले आता है। वो देखेगा कहाँ छुपाया है, हर चीज़ देखेगा, और वो खिलौना वो लेके आ जाता है। तो ये जो एक्टिविटी हुई बच्चे की, ये जो आदत हुई बच्चे की, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ठीक है।
यानी कि उसको पता है कि आपने वो चीज़ वहाँ छुपाई है, तो वो उसे ढूंढेगा ज़रूर और ढूंढ के ला के दे देगा वापस। ये है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो अगर एग्जाम्पल्स में आए तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बिहेवियर है या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। इमिटेशन तो वही अनुकरण करना यानी कि नकल करना। अब देखिए ये अगली स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 साल तक। ठीक है, 2 से 7 साल तक के बच्चे इस स्टेज के अंदर आते हैं, इस अवस्था के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा देखो लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाता। मतलब वो अगर कुछ घटना हुई है या कुछ इवेंट हुई है उसके साथ, तो वो रीजनिंग ढंग से नहीं दे पाएगा। मतलब रीज़न देगा बट वो इलॉजिकल होगा, वो उसमें कोई लॉजिकल चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे बच्चे की मम्मी ने एक दिन कपड़े धो के सुखाए, उस दिन बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और कपड़े बहुत जल्दी सूख गए। नेक्स्ट डे बच्चे के पापा ने कपड़े सुखाए, लेकिन उस दिन मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब धूप नहीं है, उस दिन ठंड का मौसम है और नहीं सूख पाए, वो शाम तक भी गीले रहे, ऐसे ही पड़े रहे। बच्चा क्या लॉजिक देता है, अब देखिए जब मम्मी ने कपड़े सुखाए तो कपड़े जल्दी सूख गए क्योंकि उस दिन सूरज निकला हुआ था, धूप थी। लेकिन पापा ने जिस दिन कपड़े सुखाए उस दिन मौसम बहुत ही मतलब ठंड वाला था, सर्दी वाला मौसम था, तो कपड़े लेट सूखे। तो बच्चा लॉजिक क्या देता है कि मम्मी जब कपड़े सुखाती है ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और पापा जब सुखाते हैं ना तो कपड़े नहीं सूखते। इस एज के बच्चे ने ये आंसर किया, तो उसने कहा बेटा धूप निकली हुई थी ना, मतलब रीज़न उसको करेक्ट करने के लिए, मतलब रीज़न दे रहा है बट गलत है ना। अब जैसे ही है एक बच्चा कुछ बॉल से खेल रहा है, किसी ने फ़ैन चला दिया, गलती से फ़ैन चला दिया, लाइट जला दी, अपने रूम की लाइट जला दी, वो बैलून से खेल रहा है और उसका बैलून कहीं कील में अटक के फूट जाता है। क्या कहता है कि तुमने लाइट जलाई ना, इस वजह से बैलून फूटा। उसे ये नहीं पता कि उसमें कुछ लगा है, उसमें कुछ चुभा है बैलून में, इसलिए वो फूट गया। वो क्या लॉजिक दे रहा है कि आपने लाइट जलाई इसलिए ये ऐसा हुआ है। तो इलॉजिकल रीजनिंग करते हैं बच्चे, बट हाँ ये है कि रीजनिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं इस एज में। रहती इलॉजिकल है वो, बट रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं करनी। अब देखिए कि रीजनिंग को ना ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। क्या? त्रुटिपूर्ण तर्क। हिंदी में इसे त्रुटिपूर्ण तर्क कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब अपने आप को ही एक सेंटर मानना, यानी अपने आप को ही सब कुछ मान लेना कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। अब जैसे एक बच्ची है, ये बच्ची है, इसको चॉकलेट पसंद है, तो ये सोचती है कि सब लोगों को चॉकलेट पसंद होगी, है ना, तो ये क्योंकि इसको पसंद है। तो वही नेचर होता है ईगोसेंट्रिज्म। अगर इसको मतलब स्कर्ट और मिनी स्कर्ट पहनना पसंद है तो ये सोचती है कि मेरी मदर को भी ये चीज़ पसंद होगी। तो ये चीज़ें होती हैं ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें बच्चा अपने आप को ही सेंटर में रखता है और बाकी सबको ये सोचता है कि जैसा मुझे पसंद है ऐसा ही इन लोगों को पसंद है। ठीक है, अब होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब देखिए लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण की कमी कहेंगे। लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं वही एक्सपेरिमेंट आपको एक बार मतलब दोहरा दूँ। वैसे तो शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताती हूँ। पियाजे ने एक बच्चे के सामने 2 ग्लास रखे। सबसे पहले क्या किया, 2 ग्लास लिए और उसमें इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन को फिल कर लिया। यहाँ पे ये इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन है। फिर इसने क्या किया, एक ऐसा बीकर लिया जो लंबा है और एक सेम रहने दिया। अब इसने इसका जो सॉल्यूशन है, एक इसमें से एक ग्लास का सॉल्यूशन इस लंबे वाले ग्लास में कर दिया। ठीक है, तो उससे पूछा अब बताओ कौन से ग्लास में, इसमें या इसमें, कौन से कंटेनर में सॉल्यूशन ज़्यादा है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको चूज़ करता है क्योंकि ये ऊपर तक जा रहा है। तो ये था लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि देखो सॉल्यूशन सेम है। अब प्याजे भी कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, वो थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा बच्चे को इसका मतलब ये चीज़ें नहीं पता, वो इनमें फ़र्क नहीं कर पा रहा, वो केवल एक पहलू को देखता है, यानी कि वो उसकी हाइट देख रहा है, बस उसकी चौड़ाई नहीं देख रहा। इसकी विड्थ ज़्यादा थी
तो उसने बच्चे ने वो नोटिस नहीं की, सिर्फ हाइट देख के उसने क्या कहा, हाइट देख के उसने कहा कि इस वाले में ज़्यादा है, इस वाले में कम है। तो वो केवल एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, दूसरी चीज़ वो देख ही नहीं रहा। तो जब बच्चा एक ही चीज़ पर फोकस करता है और दूसरे पहलू पे कोई फोकस नहीं करता तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि निरीक्षण संरक्षण की कमी। तो यही है एनिमिज्म क्या होता है। एनिमिज्म को हिंदी में कहते हैं जीववाद। और इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये कोई अपना सॉफ्ट टॉय या कुछ भी, मतलब जिसमें जो कोई निर्जीव चीज़ होती है उसे भी सजीव मानने लगते हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग्स की तरह कंसिडर करते हैं और उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं। अब एक यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची क्या कर रही है, अपनी डॉल को खाना खिला रही है। अब डॉल खाना तो खा नहीं सकती बट वो खिला रही है। तो इसी टाइप की जो एक्टिविटी है ना बच्चे की, तो उसी को एनिमिज्म कहा गया है कि एनिमिज्म इसी स्टेज में रहता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब यही है कि बच्चा जब आंसर तो करता है लेकिन कारण तो बता रहा है वो, लेकिन इलॉजिकल रीजनिंग रहती है उसके दिमाग में, वो कुछ का कुछ बताता है, वही है कॉज एंड इफेक्ट। जैसे मैंने बताया था कि बैलून है, बलून बच्चे का फूटा, कि लाइट जलाई तो इसलिए बैलून फूटा, तो वो है कॉज एंड इफेक्ट। तो बच्चा कॉज एंड इफेक्ट डेवलप, ये वाली क्वालिटी भी बच्चे के अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाती है। इरिवर्सिबिलिटी क्या है देती हूँ, ये है होम और ये है स्कूल। तो प्याजे ने ये अपने बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। इसने अपने बच्चे को बोला कि ठीक है अब तुम स्कूल चले जाओ और फिर वापस भी आ जाना। तो बच्चा क्या करता है, वो स्कूल तो चला जाता है बट इसे वापस आने का रास्ता नहीं पता। इसने कहा मैं स्कूल तो चला जाऊंगा, मैंने रास्ता देखा है कि घर से स्कूल कैसे, लेकिन वापस कैसे आऊँगा ये तो मुझे पता ही नहीं। तो इसमें भी प्याजे बहुत शॉक्ड होते हैं कि बच्चे को मतलब इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे रहती है, बच्चे को रिवर्स करना नहीं आता। मतलब अपलटावी अवस्था जो होती है ना, इरिवर्सिबिलिटी, ये यहाँ पे डेवलप होती है और रिवर्सिबिलिटी आगे वाली स्टेज में आती है, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तो वो हैरान हो जाता है बच्चे का आंसर सुन के कि अच्छा मतलब घर से स्कूल तक जा सकता है लेकिन स्कूल से वापस घर आने का रास्ता उसे नहीं पता। तो बच्चे रिवर्सिबिलिटी वाली जो रिवर्स नहीं कर सकते अपने चीज़ों को, जो स्कीमा बन गया है उनके माइंड में वो जा सकता है लेकिन रिवर्स करना इस एज में नहीं आता, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, वो रिवर्सिबिलिटी किस एज में होती है, किस स्टेज में होती है आपसे पूछ सकता है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। कॉज एंड इफेक्ट इसी में होता है, एनिमिज्म इसी में होता है, कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन इसी में होता है, ईगोसेंट्रिज्म और ये आपका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसी स्टेज में होते हैं। आज मैं सिर्फ 2 ही स्टेज कराऊंगी, कल आपकी 2 बाकी की स्टेजेस हो जाएंगी। आज आप इन्हें पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आज 2 ही स्टेजेस हैं और कल मैं आपकी नेक्स्ट 2 स्टेजेस कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।